जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से स्टेट 2024 आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कितने अंकों के लिए परीक्षा होना है, किस मोड में परीक्षा होना है, इसके बाद नेगेटिव क्या है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा, किया क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगा, ये सब जानकारी दिया गया है और कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा का प्रश्न होगा वो बहुविकल्पीय होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला होगा। उसके बाद दूसरा नंबर, जो प्रत्येक प्रश्न में अंक जो मिलेंगे वो 1 अंक निर्धारित रहेगा एक प्रश्न के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में ऋणात्मक वाली बात की गई है, इसके बारे में भी आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, स्टेट 2024 जो आयोजन किया जा रहा है वो पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि पेपर 1 माध्यमिक हो गया और पेपर 2 हो गया उच्च माध्यमिक। जिसमें मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 वही भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन करके बीएड किए हुए हैं, ठीक है, तो वो पेपर 1 भर सकते हैं। और जो पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो पेपर 2 भर सकते हैं। जिसमें न्यूनतम कम से कम कितना चाहिए अंक, ये सब तो आप रीड कर लेंगे, छोटा छोटा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं देता हूँ। परीक्षा फॉर्म भरने के समय आप विषय और उसका कोड ध्यान में रखेंगे। पेपर 1 के लिए जो माध्यमिक है उसका हिंदी का कोड आता है 101, उर्दू का 102, बंगला का 103, इस तरह से कोड है यहाँ पर दिया हुआ। गणित के लिए 110, विज्ञान के लिए 111 और सामाजिक विज्ञान के लिए 112। तो इस तरह से ये कोड दिया गया है। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि परीक्षा का जो फॉर्म है वो भरा रहा है, जो कि 14/12/2023 से शाम 4:30 से 2/1/2024 तक स्वीकार किया जाएगा, यानी कि भरा जाएगा। और हाल ही में बहुत जल्द मुझे लगता है कि एग्ज़ाम ले भी लिया जाएगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूं, जो कि विषय समूह में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। वैसे आप संगीत विषय वगैरह का भी कोड यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी एक अलग से यहाँ पर बताई गई है कि क्या न्यूनतम चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि विषय समूह, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इससे पहले ऊपर में देखेंगे कि अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय या विषय समूह का चयन कर सकते हैं, ठीक है। अब विषय समूह पर आप विशेष तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए, गणित से कौन भरेंगे, तो इसमें बताया गया है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो ये जो आपका सब्जेक्ट आएगा, इसमें से कोई 2 विषय की बात की गई है, तो अगर ये है तो आप गणित से भरेंगे। विज्ञान से कौन भरेंगे, तो जो साइंस से भरेंगे, इसमें बताया गया है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी जो प्राणी विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो इसमें से कोई सब्जेक्ट है आपका, तो वो आप भरेंगे विज्ञान से। आपने समझा कि गणित विषय के समूह में कौन कौन से आ रहे हैं, विज्ञान के समूह में कौन कौन से आ रहे हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में बताया गया कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, प्रतिष्ठा मतलब होता है ऑनर्स, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। यानी ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी कि जो आपने सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ा है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जैसे इतिहास या भूगोल आपका होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा।
साथ ही साथ ये बता दूं कि भाषा के संबंधित विषय में बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स, उसके बाद सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए। तो भाषा वाला को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और गणित का विषय समूह आप ध्यान में रखेंगे और जो बात लिखा गया है उसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा, ये बता दिया गया है। अब पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 में उतना तो दिक्कत है नहीं, पेपर 2 वालों के लिए दिक्कत नहीं है। देखो पेपर 2 का यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक है इसका यहाँ पर पूरा कोडिंग दिया गया है और इसे आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दिया गया है जिसमें आप ध्यान में रखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स। अब आगे आते हैं, बताया गया है जो पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है और यहाँ पर प्रश्न पत्र पैटर्न के बारे में बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे, जो कि यहाँ पर टोटल 150 का होगा। 2.5 घंटे इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। आगे आते हैं तो उम्र सीमा के बारे में बात किया गया है, लेकिन उम्र सीमा जानने से पहले आप ये जानिए कि यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगा। उम्र सीमा में छूट के बारे में बात किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर कोटि दर कोटि यहाँ पर बताया गया है। जैसे अनारक्षित पुरुष यानी जो जनरल है उनके लिए उम्र सीमा रखी गई है 37 वर्ष। उसके बाद अनारक्षित महिला जो जनरल फीमेल है उनके लिए 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग का पुरुष या महिला उसके लिए 40 वर्ष। अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला उसके लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति पुरुष या महिला 42 वर्ष। अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 42 वर्ष। ये उम्र सीमा में बताया गया है कि छूट आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ये सीमा बता दी गई है। अब आते हैं कि आपको नंबर कितना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, भाई कितने प्रतिशत आपको नंबर चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है उत्तीर्णांक क्या होना चाहिए। तो सामान्य जो जनरल कैटेगरी है उनको 50% अंक लाना है। अदर स्टेट वाले जनरल में आ जाएंगे तो उनको 50% अंक लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग में जो भी आएंगे वो 45.5% उनको अंक लाना है 150 में से, याद रखेंगे 150 अंकों में से। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% अंक लाना है उत्तीर्णांक। अनुसूचित जाति या जनजाति जो होंगे उनको 40% अंक लाना है। दिव्यांग को 40% अंक और महिला जो होंगी उनको 40% अंक लाना है। अब शुल्क के बारे में भी बताया गया है कि कितने आपको फॉर्म भरने की चार्ज लगेगी, ये भी बता दी गई है। तो जो जनरल कैटेगरी है जिसमें आप देखेंगे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सभी को एक ही लगने वाला है। जिसमें पेपर 1 सिर्फ भरते हैं अथवा पेपर 2 सिर्फ भरते हैं तो 960 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर दोनों पेपर भरते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो 1440 रुपया प्रति फॉर्म आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे अनुसूचित जाति या जनजाति या दिव्यांग को 760 रुपया लगेगा। पेपर 1 एक भरिए या पेपर 2 एक भरिए, ठीक है, एक पेपर के लिए। लेकिन अगर दोनों पेपर भरती हैं तो 1140 रुपया लगेगा। मेन बात यहाँ पर है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जो एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन होना है, CBT के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें ये कहा गया है कि अपेक्षाकृत जो प्रतियोगिता परीक्षा है इसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है और इसको एक पाली में एक सीटिंग में नहीं कराया जा सकता और एक ही डेट को नहीं कराया जा सकता। ऐसे में अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र का लेवल जो है कठिनाई स्तर अलग अलग होगा। तो इसलिए जो परीक्षा फल जारी किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाया जाएगा इसमें, और नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पर जो है परीक्षा फल जारी किया जाएगा जिसमें किसी को ज़्यादा लाभ नहीं और किसी को ज़्यादा हानि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर ही आपको रिजल्ट घोषित करने को मिलेगा। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी को जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। जैसे मानकर चलिए कि आपने
75 नंबर का बनाकर आया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका अंक घट जाता है तो आपका वो 75 नंबर नहीं बल्कि घटा हुआ ही अंक आपका असली होगा। जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका अंक आएगा वही असली माना जाएगा। जो आप सही बनाकर आते हो वो आपका रॉ स्कोर होता है, रॉ स्कोर से इसे कोई मतलब नहीं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो भी अंक आता है वो उससे मतलब है। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है कि रॉ स्कोर अगर 76 आता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर घट जाता है 74.90 आ जाता है तो जनरल कैटेगरी को 75 चाहिए, तो इसलिए आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे, ये बता दी गई है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है, इस बार भी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या चाहिए, तो आप देखेंगे मैट्रिक का जो 10th का है वो प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए, जिसमें जन्म तिथि के लिए लिया जाता है। इंटर का जो कि 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। स्नातकोत्तर यानी कि जो आप पेपर 2 भर रहे हैं तो पीजी का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। और यहाँ पर बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। यदि अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो उसका भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार हैं इनके जो भी निर्गत किया जाता है जाति प्रमाण पत्र वो भी देना होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर देना होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति या उद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी जो फादर का नेम है उनके नाम से होना चाहिए और उन्हीं के पता पर से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। और दिव्यांग के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सब डिटेल आप वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे अगर जो भी हैंडीकैप होंगे उनके लिए। और किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो यहाँ पर संपर्क दिया गया है, आप यहाँ से संपर्क कर सकती हैं। और जो भी आप फॉर्म भरेंगे बिल्कुल सही भरिएगा, ठीक है। गलती मत कीजिएगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा काफ़ी अभ्यर्थियों ने गलती किया था, तो गलती मत कीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए BSEVSTET.com पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नाम, फिर से नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर आपको साइन अप करना है और उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। बहुत जल्द इसके रिलेटेड भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में।